हेलो फ्रेंड्स, दास्तान जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चार्ल्स सोबराज का नाम आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। इसे पूरी दुनिया का सबसे कुख्यात और सबसे शातिर अपराधी माना जाता है। चार्ल्स सोबराज को अपनी बदनामी से बहुत ज़्यादा प्यार था। लोग दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए मरते हैं, लेकिन चार्ल्स सोबराज अपनी बदनामी हासिल करने के लिए लोगों को मारता और लूटता था। लोगों को मारना उसका फैशन और जेल से भागना उसका शौक था। ये इतना शातिर था कि तिहाड़ जेल की दीवारें भी चार्ल्स सोबराज को कैद नहीं कर सकी थी। 2 दर्जन से ज़्यादा महिलाओं की हत्या और अनगिनत लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाला चार्ल्स सोबराज कुख्यात अपराधी होते हुए भी दुनिया में अपराधी कम सेलिब्रिटी के तौर पर ज़्यादा पहचाना गया। जेल में रहते हुए भी ये महीने के लाखों रुपए कमाया करता था। दुनिया इसे बिकिनी किलर के नाम से भी जानती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चार्ल्स सोबराज को बिकिनी किलर का नाम क्यों दिया गया था? आखिर क्या है चार्ल्स सोबराज की बचपन से लेकर आज तक की पूरी कहानी? कैसे चार्ल्स सोबराज ने अपराध की दुनिया में कदम रखा? कैसे ये दुनिया के कई देशों की पुलिस को मूर्ख बनाता चला गया और अंत में ये कैसे पकड़ा गया? आज चार्ल्स सोबराज कहाँ है और किस हालत में है? चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। आज आपको चार्ल्स सोबराज के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिनके बारे में आपने कभी आज तक सुना नहीं होगा। चार्ल्स सोबराज के तिहाड़ जेल के अंदर के ठाट बाट और जेल से भागने की कहानी आपको हैरान कर देगी। दुनिया में चार्ल्स सोबराज के नाम से मशहूर शख्स का नाम हथचंद भाओनानी गुरमुख चार्ल्स सोबराज था। चार्ल्स सोबराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के सबसे बड़े शहर साइगांव में हुआ था। उसकी मां का नाम ट्रान लुआंग फून और उसके पिता का नाम सोबराज हुड़चन भवनानी था। चार्ल्स सोबराज के पिता भारतीय मूल के थे, जबकि उसकी मां वियतनाम की रहने वाली थी। जब चार्ल्स का जन्म हुआ था तब इसके माता पिता ने शादी नहीं की थी, बल्कि लिव इन रिलेशनशिप में ही रहा करते थे। उसके जन्म के वक्त वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा था। फ्रांस के कब्जे वाले देश में पैदा होने के कारण चार्ल्स सोबराज के पास फ्रांस की नागरिकता थी। चार्ल्स सोबराज के जन्म के बाद उसके पिता चार्ल्स सोबराज को अपनाने से इनकार कर देते हैं और बहुत जल्द चार्ल्स सोबराज के माता पिता अलग भी हो जाते हैं। इसके बाद चार्ल्स सोबराज की मां फ्रांस आर्मी के लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी से शादी कर लेती है। इस तरह चार्ल्स सोबराज अपनी मां और सौतेले पिता के साथ फ्रांस में ही रहने लगता है। बहुत कम उम्र में ही अपराध की दुनिया ने चार्ल्स सोबराज को आकर्षित करना शुरू कर दिया था। अभी चार्ल्स सोबराज की उम्र 16 साल की भी नहीं हुई थी कि उसका उठना बैठना स्मगलर्स और चोर उचक्कों के साथ हो गया था। वैसे तो इसने चोरी और छीन झपट का काम बहुत कम उम्र में ही शुरू कर दिया था, लेकिन पहली बार ये पुलिस के हत्थे 19 साल की उम्र में साल 1963 में चढ़ा था, जब ये चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। जुर्म साबित होने पर चार्ल्स सोबराज को 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। चार्ल्स सोबराज ने भले ही कोई बड़ी डिग्री हासिल नहीं की थी, लेकिन इसका व्यक्तित्व और बातचीत करने का अंदाज ऐसा था कि हर कोई इसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। ये किसी को भी अपनी बातों से अपने वश में कर लिया करता था। अपनी इसी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए उसने जेल में अमीर कैदियों से दोस्ती करनी शुरू कर दी थी। उन्हीं कैदियों में से एक कैदी था फेलिक्स। चार्ल्स सोबराज ने जेल में रहते हुए फेलिक्स से काफ़ी अच्छी दोस्ती कर ली थी। जेल से पैरोल मिलने के बाद चार्ल्स एक ही कमरे में फेलिक्स के साथ रहने लगता है। फेलिक्स काफ़ी अमीर घराने का लड़का था और उसकी जान पहचान काफ़ी अमीर लोगों से थी। ये बड़ी बड़ी पार्टियों में आता जाता था। फेलिक्स के साथ चार्ल्स सोबराज भी इन पार्टियों में आना जाना शुरू कर देता है और यहाँ वो पार्टी में आने वाली अमीर लड़कियों के साथ दोस्ती करना शुरू कर देता है। चार्ल्स सोबराज दिखने में भी काफ़ी हैंडसम और चार्मिंग था। ऊपर से इसके बात करने का अंदाज़ काफ़ी लुभावना होता था।
इस कारण लड़कियां खुद ही उसकी तरफ खिंची चली आती थी। इन्हीं पार्टियों में जाने आने के दौरान एक दिन चार्ल्स ओबराज की मुलाकात शैंटेल कंपैग्नन नाम की एक लड़की से होती है। शैंटेल पेरिस की रहने वाली थी। ये पहली बार था जब चार्ल्स ओबराज वास्तव में किसी लड़की से प्यार करने लगा था। दोनों अगले कई महीनों तक साथ रहते हैं। इसी बीच चार्ल्स ओबराज अपनी गर्लफ्रेंड शैंटेल को 1969 में प्रपोज करता है। शैंटेल इस प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है। इस प्रपोज वाले दिन ही शाम को चार्ल्स ओबराज कार चोरी के बाद भागने के दौरान पकड़ा जाता है। इसी गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से उसे 8 महीने की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। जैसे ही 8 महीने बाद जेल से रिहाई होती है, वह शादी कर लेता है और शादी करने के बाद 1970 में फ्रांस छोड़कर ईस्टर्न यूरोप की तरफ निकल जाता है। वो अगले कुछ महीनों तक एक देश से दूसरे देश में घूमता रहता है। इस दौरान वो नए नए लोगों से दोस्ती करता है और उन्हें लूटता है। चार्ल्स ओबराज और उसकी पत्नी क्राइम करने के बाद कभी भी एक जगह नहीं रुकते थे, बल्कि किसी विदेशी नागरिक की पहचान करके पहले उससे दोस्ती करते थे और फिर उसका पासपोर्ट लूटकर उसी के पासपोर्ट और नाम का इस्तेमाल करते हुए दूसरी जगह भाग जाया करते थे। अगले कुछ महीनों तक चार्ल्स ओबराज दुनिया के अलग अलग देशों में क्राइम करता रहा और वो सफ़र करता हुआ फाइनली 1971 की शुरुआत में भारत आ जाता है। भारत आते ही उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उषा रखा जाता है। भारत आकर भी चार्ल्स ओबराज क्राइम करना नहीं छोड़ता है, बल्कि वह और बड़े लेवल पर क्राइम करना शुरू कर देता है। कुछ दिन मुंबई में रहने के बाद वह दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में उसकी पहचान एक लोकल बदमाश से होती है। पहले चार्ल्स उससे बहुत अच्छी दोस्ती करता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी ही 2 रिवाल्वर लूटकर वापस मुंबई आ जाता है। मुंबई आकर वो एक रिवाल्वर बेचने की जुगाड़ में लग जाता है। इसी दौरान वो एक लोकल बिजनेसमैन से मिलता है और उसे वो रिवाल्वर बेचने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान गलती से गोली चल जाती है और रिवाल्वर खरीदने आए व्यक्ति के सीधे सीने पर लगती है। चार्ल्स उसे मरा हुआ समझकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बाद में वो व्यक्ति सारी कहानी पुलिस वालों को बता देता है। इसके बाद पुलिस चार्ल्स ओबराज की तलाश में लग जाती है और उसी व्यक्ति की निशानदेही पर भारत में पहली बार 14 नवंबर 1971 को चार्ल्स ओबराज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद कुछ दूसरे मामलों में पूछताछ के लिए चार्ल्स ओबराज को दिल्ली लाया जाता है। तभी उसे दिल्ली लाए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक एक दिन वो पेट में बहुत तेज़ दर्द होने की शिकायत करता है। चार्ल्स की बेचैनी को देखते हुए उसे तुरंत वेलिंगटन हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। यहाँ शुरुआती इलाज के बाद उसे 1 हफ्ते तक अस्पताल में ही भर्ती रखा जाता है। इसी दौरान एक दिन चार्ल्स ओबराज पास में ही बैठे पुलिस वालों को कहता है कि आज मुझे डॉक्टर ने नींद की दवाई नहीं दी है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। अगर तुम इस लाइट को बंद कर दो तो शायद मुझे नींद आ जाए। चार्ल्स ओबराज की बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद गार्ड लाइट बंद कर देता है। उधर चार्ल्स ओबराज की पत्नी बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस वालों को बगल के कमरे में अपनी बातों में लगाए रखती है और इसी तरह 20 मिनट गुजर जाते हैं। 20 मिनट बाद जब एक पुलिस वाला उस कमरे में जाकर लाइट जलाता है तो कमरे में कोई नहीं था, यानी चार्ल्स ओबराज उसकी पकड़ से भाग चुका था। इस खबर के फैलते ही हड़कंप मच जाता है और चार्ल्स ओबराज की तलाश में पुलिस की कई टीम लग जाती हैं। कुछ घंटों की मेहनत के बाद चार्ल्स ओबराज को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया जाता है और फिर से उसे जेल में डाल दिया जाता है। 2 महीने बाद उसे कुछ शर्तों के साथ बेल मिल जाती है और बेल मिलते ही चार्ल्स ओबराज दिल्ली से भागकर अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंच जाता है। वो काबुल पहुंचकर अफ़गानिस्तान के मशहूर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रुकता है। वो कई दिनों तक उसी होटल में रुका रहता है, मगर एक दिन होटल से निकलने का फ़ैसला करता है क्योंकि वो अफ़गानिस्तान का सबसे महंगा होटल था और वो यहाँ कई दिनों से रुका हुआ था।
इस कारण होटल का बिल बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन उसके पास बिल देने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए वो दिमाग लगाता है और चुपके से होटल कंपाउंड से ही एक कार चुराता है और अफ़गानिस्तान से भाग निकलता है। हालांकि भागने के दौरान ही अफ़गानिस्तान और ईरान बॉर्डर पर उसको पकड़ लिया जाता है और फिर उसे काबुल की जेल में डाल दिया जाता है। और एक बार फिर से भारत की जेल में रहते हुए किया गया बीमारी वाला नाटक वह भी दोहराता है। चार्ल्स सोबराज की हालत को देखते हुए उसे तुरंत अफ़गानिस्तान के वजीर अकबर खान हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। यहाँ भी चार्ल्स सोबराज कुछ ही दिनों तक रुकता है और फिर एक दिन मौका देखकर गार्ड की चाय में नशे की गोलियाँ मिला देता है और उस हॉस्पिटल से भाग निकलता है। यहाँ से भागने के बाद 1971 में ही चार्ल्स सोबराज पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान में रहने के दौरान ही एक दिन वो रावलपिंडी में एक टैक्सी किराए पर लेता है और कुछ दूर जाने के बाद सन्नाटे में अंधेरे में टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर देता है। रिकॉर्ड के मुताबिक ये चार्ल्स सोबराज द्वारा की गई पहली हत्या थी। इसके बाद फर्जी पासपोर्ट के सहारे वो कुछ समय तक पाकिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान में ही रहता है। इस दौरान वो अफ़गानिस्तान से ज़मीन के रास्ते भारत में हथियारों की स्मगलिंग शुरू कर देता है और खूब पैसा कमाता है। हथियारों की स्मगलिंग के साथ साथ वो भारत में गाड़ियों की चोरी और विदेशी पर्यटकों के साथ लूट की घटनाओं को भी अंजाम देता रहता है। ऐसा लगभग 2 साल तक यानी 1973 तक चलता रहता है और चार्ल्स सोबराज खूब तरक्की करता है। पुलिस और कानून की नज़रों से बचकर वो अपना पैसा जुए और बैंकॉक के कुछ बिजनेस में भी लगा देता है। इन्हीं सब के दौरान 1973 में वो दिल्ली के मशहूर अशोका होटल में रुकता है। होटल में रुकने के दौरान ही वो यहाँ एक डांसर से दोस्ती कर लेता है और उससे शादी का वादा भी करता है। डांसर से दोस्ती होने के बाद वो एक बड़ी प्लानिंग करता है और मिलकर अशोका होटल के कंपाउंड में स्थित ज्वेलरी शॉप में लूट का प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक पहले वो ज्वेलरी शॉप के स्टाफ को बुलाता है और खुद की पहचान नेपाल के राजकुमार के तौर पर करवाता है और ज्वेलरी शॉप के स्टाफ से कहता है कि कुछ कीमती जेवर ऊपर लेकर आओ, मुझे खरीदना है। अपनी बातों से ज्वेलरी शॉप के स्टाफ को चार्ल्स सोबराज पक्का यकीन दिलवा देता है कि वो नेपाल का राजकुमार है। इसके बाद स्टाफ नीचे से काफ़ी महंगे महंगे आभूषण लेकर ऊपर चार्ल्स सोबराज के कमरे में आ जाता है। स्टाफ के कमरे में आते ही चार्ल्स सोबराज उसे पानी पीने के लिए देता है और पानी पीते ही वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि चार्ल्स सोबराज ने पहले से ही उसमें नशे की गोलियां मिला दी थी। स्टाफ के बेहोश होते ही चार्ल्स सोबराज सभी जेवर लेकर उस डांसर के साथ वहां से फरार हो जाता है। इधर थोड़ी देर बाद ज्वेलरी शॉप के दूसरे स्टाफ नोटिस करते हैं कि काफ़ी देर से ऊपर गया उनका साथी वापस नहीं आया है। ऐसे में एक स्टाफ भागते हुए ऊपर जाता है तो देखता है कि उस कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ है। जल्दी से मास्टर की से दरवाज़ा खोला जाता है तो अंदर देखते हैं कि वो स्टाफ बेहोश पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ सभी सामान के साथ कमरे में मौजूद लोग गायब हो चुके हैं। आनन फानन में पुलिस भी वहाँ आती है और कमरे की तलाशी के दौरान ही रूम में एक पासपोर्ट मिलता है। इसी पासपोर्ट से पुलिस चार्ल्स सोबराज की पहचान कर लेती है और स्थानीय एयरपोर्ट को खबर दी जाती है कि अगर चार्ल्स सोबराज आता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। प्लान के मुताबिक चार्ल्स सोबराज एयरपोर्ट पर आता है ताकि दूसरे देश भागा जा सके, लेकिन यहाँ उसकी भिड़ंत सुरक्षा बलों से हो जाती है। किसी तरह चार्ल्स सोबराज यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी वो डांसर दोस्त जेवर समेत पकड़ी जाती है। चार्ल्स सोबराज के पीछे पुलिस की कई टीम लग जाती हैं और आखिरकार कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उसे एक बार फिर से जेल भेज दिया जाता है। पुलिस चार्ल्स सोबराज के पास से भारी मात्रा में अफ़गानिस्तान से तस्करी के लिए भारत तक लाए गए रिवॉल्वर, पिस्तौल और गोलियां बरामद करती है। इसके बाद कई अलग अलग धाराओं के तहत चार्ल्स सोबराज पर केस दर्ज करते हुए उसे जेल भेज देती है और अगले कई महीनों तक चार्ल्स जेल में ही रहता है।
लेकिन कुछ महीनों बाद उसे बेल मिल जाती है। बेल मिलते ही एक बार फिर से वो भारत में रुकने की बजाय पहले अफ़गानिस्तान जाता है और फिर वहाँ से फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए ईरान की राजधानी तेहरान पहुँच जाता है। उधर चार्ल्स सोबराज की पत्नी चार्ल्स सोबराज से अब तंग आकर उससे अपने सारे रिश्ते ख़त्म करते हुए अपनी बेटी को लेकर फ्रांस चली जाती है। उन दिनों ईरान में बड़े पैमाने पर सत्ता विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे और विरोधी दल के नेता अंडरग्राउंड चल रहे थे। अपनी पहचान बदलकर चार्ल्स सोबराज विरोधी गुट के नेताओं से मिलने लगता है और फिर वो उसके लिए हथियार की स्मगलिंग करने लगता है। अवैध हथियारों का धंधा खूब अच्छा चलता है और चार्ल्स काफ़ी पैसे कमाता है, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है क्योंकि कुछ ही समय बाद ईरान की सीक्रेट एजेंसी चार्ल्स सोबराज की चालाकी को पहचान लेती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ भी चार्ल्स सोबराज अपनी चालाकी दिखाता है और तुरंत ईरान की सीक्रेट पुलिस एजेंसी से एक बड़ी डील करता है। डील के तहत चार्ल्स सोबराज पुलिस वालों को सत्ता विरोधी दो बड़े नेताओं के छुपे होने का पता बता देता है। बदले में पुलिस चार्ल्स सोबराज पर कोई कार्रवाई नहीं करती है और उसे तुर्की की राजधानी इस्तांबुल पहुंचा देती है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल पहुंचते ही वहां उसकी मुलाकात अपने एक भाई एंड्री से होती है। वो अगले 2 साल तक भाई के साथ मिलकर अलग अलग जुर्म को अंजाम देता है। काफ़ी समय तक तुर्की में क्राइम करने के बाद दोनों भाई ग्रीस की राजधानी एथेंस में पहुंच जाते हैं और वहां भी कई महीनों तक आतंक मचाते रहते हैं। लेकिन यहाँ दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं और ग्रीस की जेल में रहते हुए 2 बार चार्ल्स सोबराज जेल से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। वो खून की उल्टी और पेट में दर्द वाला नाटक भी बहुत करता है, लेकिन वहाँ के पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं होता है और वो जेल में ही बंद रहता है। क्योंकि चार्ल्स सोबराज 2 बार जेल से भागने की कोशिश पहले भी कर चुका था, इसलिए उसे अब एक ऐसे जेल में भेज दिया जाता है जहाँ से आज तक एक भी कैदी भाग नहीं पाया था। ये जेल समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर था। यहाँ पहुंचकर भी चार्ल्स सोबराज भागने की जुगाड़ में लगा रहता है। इसी दौरान वो जेल में काम करने वाली एक नर्स से दोस्ती कर लेता है और उससे प्यार का नाटक करने लगता है और फिर उसकी मदद से धीरे धीरे खाने के सामान के साथ अंदर रखकर बारूद और दूसरी चीज़ें मंगवाता रहता है। फिर चुपके से वो इन सारी चीज़ों से आग जलाने वाला यंत्र तैयार कर लेता है। इसी दौरान एक दिन जब चार्ल्स सोबराज को सुनवाई के लिए जेल से निकालकर गाड़ी से ले जाया जा रहा था, तो वो एक जगह रास्ते में अचानक से पहले से ही तैयार किए गए बारूद वाले हथियार से गाड़ी के अंदर आग लगा देता है। इससे गाड़ी के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और मजबूरन गाड़ी को रोकना पड़ता है और इसी अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर आखिरकार चार्ल्स सोबराज वहाँ से भी भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ चार्ल्स सोबराज तो किसी तरह पुलिस की पकड़ से भाग निकलता है, लेकिन उसका भाई एंड्री पकड़ा जाता है और उसे ग्रीस पुलिस द्वारा तुर्की को सौंप दिया जाता है। यहाँ उसे 18 साल की जेल की सज़ा मिलती है। अगले कुछ महीनों तक चार्ल्स सोबराज एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है। भागते भागते वो फाइनली थाईलैंड पहुंच जाता है। थाईलैंड पहुंचकर वो कुछ समय तक कीमती रत्न और ड्रग्स का बिजनेस करने लगता है और देखते ही देखते अपने इलाके के टॉप के ड्रग डीलर में शामिल हो जाता है। वो ड्रग के बिजनेस के साथ साथ क्राइम भी करने लगता है, लेकिन इस बार वो अपने क्राइम करने का अंदाज थोड़ा बदल देता है। पहले वो लोगों को दोस्त बनाकर लूटता था, लेकिन अब वो थोड़ा तरीका बदलता है और पहले लोगों की मदद का जरिया बनता है और फिर उन्हें लूटने लगता है। दरअसल 1975 में थाईलैंड पहुंचते ही सबसे पहले कुछ लड़कियों से वहां दोस्ती करता है और उन्हें अपना दीवाना बना देता है। वह लड़कियां उसकी इच्छा के अनुसार काम किया करती थी। जैसे पहले सोबराज ने ही चुपके से थाईलैंड घूमने आए 2 फ्रेंच पुलिस अधिकारियों का पासपोर्ट चुरा लिया और फिर पासपोर्ट ढूंढने का बहाना करके उसे पासपोर्ट लौटाकर
उसकी नज़रों में हीरो बन गया। वो फिर चार्ल्स ओबराज के भक्त बन गए। इसी तरह एक और महिला जो थाईलैंड घूमने आई थी, अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ भी चार्ल्स ओबराज की गैंग की 2 लड़कियाँ मसीहा बनकर आती हैं और कहती हैं कि आप चार्ल्स ओबराज के नाम के व्यक्ति से मिलो, वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। इस तरह चार्ल्स ओबराज उसकी भी मदद करता है और उसकी नज़रों में भी वो हीरो बन जाता है। इस तरह से उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात अजय चौधरी नाम के एक भारतीय से होती है। अब थाईलैंड में अजय चौधरी चार्ल्स ओबराज का फ़ैन बन जाता है और वो भी इसी के लिए काम करने लगता है। दोनों मिलकर थाईलैंड में 1975 में एक महिला की हत्या कर देते हैं। ये महिला सिएटल शहर की रहने वाली थी जिसका नाम टेरेसा नोल्टन था। दरअसल चार्ल्स ओबराज पहले अपनी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करते हुए टेरेसा नोल्टन से दोस्ती करता है और फिर घूमने के बहाने एक दिन चार्ल्स ओबराज टेरेसा नोल्टन को थाईलैंड के बीच पर ले जाता है, जहां मौका देखकर पहले तो वो उसे नशीली दवा देकर बेहोश करता है और फिर कुछ समय बाद गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। वो मरने वाली महिला के सारे कपड़े उतार दिया करता था और सिर्फ उसके शरीर पर बिकिनी रहने देता था। कुछ समय बाद थाईलैंड के मशहूर पटाया रिसोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क पर विटाली हकीम नाम के शख्स की लाश मिलती है। इसके भी अधिकतर कपड़े गायब थे। इसे जलाया गया था। चार्ल्स ओबराज और उसके साथियों ने अगला निशाना 29 साल के हैक बेनतेजा और उसकी 25 साल की गर्लफ्रेंड कोकी हैमकर को बनाया था। इनकी भी लाश 16 दिसंबर 1975 को एक सुनसान इलाके में मिलती है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होता है कि चार्ल्स ओबराज और उनके साथियों ने पहले इन लोगों से दोस्ती की और फिर उनको अपने भरोसे में लेकर लूट लिया था। इनमें से जिसने भी विरोध किया उसकी लाश को उसकी ही गाड़ी से फ्यूल निकालकर जला दिया गया या फिर कुछ लोगों को ड्रग्स देकर मार दिया गया। अब क्योंकि कुछ महीने के अंदर ही कई महिलाओं की लाश मिली थी, जिसमें से ज़्यादातर की हत्याएं एक ही अंदाज में की गई थी और सभी को मारने के बाद बिकिनी में ही छोड़ दिया गया था। इसलिए मीडिया में चार्ल्स ओबराज को द बिकिनी किलर का नाम दे दिया जाता है। दोस्तों, ये था चार्ल्स ओबराज की दरिंदगी की सनसनीखेज कहानी का पहला भाग। दूसरे भाग का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म में भी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।